नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस क्लास के अंदर। और दोस्तों, हमने कल एक क्लास मारवाड़ के इतिहास पे ले ली है और आज हमारी सेकंड क्लास है, तो मारवाड़ के इतिहास पर लेने वाले हैं। कल हमने राव सिंह से राव जोधा तक का कंप्लीट किया था और आज उससे आगे चलते हैं। तो आगे चलने से पहले एक छोटी सी शायरी हो जाए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो आइए दोस्तों, कल हमने पढ़ा था राव जोधा और आज हम पढ़ रहे हैं राव सातलदेव। राव राव सातलदेव आज हम पढ़ रहे हैं राव सातलदेव। तो दोस्तों, राव सातल ने एक सातलवेर नामक कस्बा बसाया। राव सातल ने एक सातलवेर नामक कस्बा बसाया दोस्तों, और एक युद्ध हुआ। वो युद्ध हुआ था 1492 में, 92 ईस्वी में, पीपाड़ का युद्ध। ये पीपाड़ का युद्ध हुआ है दोस्तों, ये हुआ है सातलमेर, यानी कि सातलदेव वर्सेज गुडले खां के मध्य। यानी कि दोस्तों, ये युद्ध हुआ है सातलदेव व गुडले खां के मध्य। ये गुडले खां कहाँ का था? तो ये था अजमेर का। और ये अपने पीपाड़ के पास एक उत्सव होता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो उस उत्सव में इन्होंने कन्या को जो है बंदी बना लिया था और ले जाने वाला था। तभी राव सातलदेव आए थे और अपनी कन्याओं को छुड़ाया था और वहां इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। और युद्ध के अंदर जो गुडले खां है वो मारा गया। गुडले खां मारा गया दोस्तों, और उसकी जो पुत्री थी गिंदोली, उसको बंदी बना लिया था। और मारवाड़ में इस युद्ध के जो गुडले खां के उपलक्ष्य में नृत्य किया जाता है, गुडला नृत्य, इसके बारे में मैं बता रहा हूं। गुडला नृत्य, ये गुडले नृत्य दोस्तों ये किया जाता है पीपाड़ के अंदर, पीपाड़ में। ये काम किया जाता है पीपाड़ में। इसका जो प्रारंभ किया था वो किया था गिंदोली। ये गिंदोली कौन है दोस्तों? तो ये गुडले खां की पुत्री है। गुडले खां की पुत्री, यानी कि दोस्तों, जो इस नृत्य की शुरुआत की थी वो पीपाड़ में की थी और इसकी पुत्री गिंदोली ने की थी। ये कब किया जाता है? तो ये किया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, यानी कि जो चैत्र कृष्ण अष्टमी को दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य के अंदर क्या करती है दोस्तों, जो महिलाएं होती है वो सर के ऊपर चरी रखती हैं, चरी के अंदर एक जलता हुआ दीपक लगती है और घूमती हैं और ये नारा देती हैं कि गुडले खां घूमेला रे घूमेला, गुडले खां घूमेला रे घूमेला। इस प्रकार दोस्तों ये नृत्य किया जाता है पीपाड़ शहर के अंदर। ये था सातलदेव के बारे में। मैंने बताया कि सातलदेव ने एक सातलमेर नामक कस्बा बताया है। एक दोस्तों इनकी पत्नी है, यानी कि इनकी रानी थी दोस्तों हरकाबाई।
दोस्तों जो हरकाबाई थी इनकी पूजा नागणेची माता के साथ की जाती है। यानी कि जो इनकी पत्नी है या इनकी रानी है उनका नाम है हरकाबाई और इनकी पूजा की जाती है नागणेची माता के साथ। वो जो नागणेची माता का मंदिर है वो है मेहरानगढ़ में और ये है दोस्तों राठौड़ों की कुलदेवी। इसकी जो मूर्ति स्थापना की गई है वो नगाना गांव बाड़मेर में। अब दोस्तों कंफ्यूज क्या होगा कि राठौड़ों की कुलदेवी है, मेहरानगढ़ के अंदर मंदिर है, फिर मैं बता रहा हूँ कि नागणेची माता का गांव नगाना बाड़मेर में है। तो दोस्तों ऐसा है कि जो पहले राव दुव्वड़ था उसने मूर्ति नगाना गांव बाड़मेर में लगवाई है और अभी भी वहां मंदिर बना हुआ है। और जो उसके बाद जो मूर्ति लगा दी वो मेहरानगढ़ के अंदर भी लगा दी। इसीलिए जो मुख्य पूजा स्थल है वो तो नगाना गांव बाड़मेर है, लेकिन जो पूजा स्थल है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में भी है। तो ये बात है। अब मैं बात कर रहा हूं राव सातल देव के बाद जो राजा बनेगा वो बनेगा राव सुजा। अब जो शासक बन रहा है वो है राव सुजा। राव सुजा दोस्तों शासक बन रहा है। तो राव जोधा के समय की बात है। राव जोधा का जो बड़ा पुत्र है वो है राव बिक्का और जो छोटा पुत्र है वो है राव सुजा और एक सातल देव उनका पुत्र है। तो राव सुजा जब शासक बन रहा है तो राव जोधा के समय बात हुई थी कि जो मेरे बड़े पुत्र हैं वो बीकानेर रह रहे हैं, यानी कि बीकानेर की स्थापना की थी उन्होंने। तो मेरी मृत्यु के बाद जो मेरी छत्र, ढाल, तलवार और जो तख्त हैं वो राव बिक्का को दिए जाएंगे। ये किसने कहा है? ये राव जोधा ने कहा है कि जो मेरी छत्र है, ढाल है, तख्त है, तलवार जो मेरे कीमती सामान है जो मैं यूज करता हूँ वो मेरे बड़े पुत्र बिक्का को देना है मेरी मृत्यु के बाद। तो दोस्तों इस सुजा ने क्या किया था, वो मना कर दिया, कहा कि मैं नहीं दूंगा। तो राव बिक्का ने क्या किया था, जोधपुर पर आक्रमण किया था। तो राव बिक्का ने आक्रमण किया था। तो राव बिक्का की मम्मी कौन है, यानी कि जो माता श्री है वो है अपने जसमादे। तो जसमादे ने राव सुजा को और राव बिक्का को बुला के संधि करवा के छत्र, ढाल, तलवार, कटार, तख्त ये सारी किसको दिलवा दी थी, राव बिक्का को। तो इनके समय जो बात आ रही है वो आ रही है कि राव बिक्का व राव सुजा के बीच यानी कि छत्र, ढाल, तलवार व तख्त को लेकर राड़ हुई। फिर माता जसमा दे ने संधि करवाई वे छत्र, ढाल, तलवार और जो तख्त हैं वो राव बिक्का को दिलाए। ये काम किसने किया दोस्तों, ये माता जसमा दे ने कहा कि हमारे
जो पतिदेव हैं रावजोता, उनसे बात हो रखी है ये जो मेरे जो जितने भी सारे सामान हैं वो राव बिका को दिए जाए, इसीलिए बेटा तू ये सामान है वो सामान है जो को तू अपना बड़ा पुत्र अपना बड़ोड़ो बेटो है राव बिका बिन दे दे, मारवाड़ी में कहे दे दे। तो फिर आज की माता जी है अपनी आदि लाई। ठीक है दोस्तों, आज की बात इंपोर्टेंट है। अब जो बात आ रही है वह बात आ रही है राव गंगा। अब जो शासक बन रहे हैं अगले इनकी मृत्यु के बाद वो शासक बन रहे हैं राव गंगा। राव राव गंगा राव गंगा के दोस्तों इनके समय खानवा का युद्ध हुआ, यानी कि खानवा खानवा कहाँ पड़ता है दोस्तों, कमेंट करके बताना देखे। खानवा का युद्ध हुआ है और युद्ध में अपने पुत्र में अपने पुत्र मालदेव के साथ सेना भेजी। मालदेव को मारवाड़ की तरफ से भेजा। मारवाड़ की तरफ से युद्ध में भेजा। यानी कि दोस्तों जो राव गंगा थे, जो खानवा का युद्ध हुआ था उस समय शासक थे, तब जब राणा सांगा ने इनसे सहायता मांगी तो अपने पुत्र के साथ सेना भेजी मालदेव के साथ। यानी कि जो युद्ध में कौन गया है, मालदेव, लेकिन भेजा किसने, राव गंगा ने। एक बात और आती है कि राव गंगा जोधपुर और सोजत को छोड़कर बाकी सारा राज्य हार चुका है। यानी कि जो राव गंगा है उसके पास केवल जोधपुर और सोजत ही बचा है और बाकी सारा राज्य है और राव गंगा के हाथ से निकल गया है। इससे क्रोधित कौन हो चुका है, राव मालदेव। और मालदेव ने क्या किया था, क्या था दोस्तों कि राव गंगा है वो अफीम का ज्यादा सेवन करता था और एक दिन मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बैठा था, खिड़की के अंदर बैठा था और नशे में तो था ही। तो मालदेव आया और अपने पिताजी को नीचे धक्का दे दिया और उसी समय उनके पिताजी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यानी कि राव मालदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी और जो पिता की हत्या करता है वो कहलाता है पितृहंता। यानी कि जो मालदेव जी हैं वो क्या कहला रहे हैं दोस्तों, मारवाड़ के प्रथम पितृहंता है। यानी कि जो मारवाड़ हैं उसके प्रथम पितृहंता कहते हैं किसको, अपने मालदेव। अपने पिता गंगा की हत्या की है। हत्या क्यों की, उसका कारण है कि राव गंगा ने जोधपुर और सोजत को छोड़कर बाकी सारा राज्य हार गया। इससे राव मालदेव को गुस्सा आया और अपने पिता की हत्या की थी। अब जो शासक आ रहे हैं वो है बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टेड शासक है राव मालदेव, हसमत वाला राजा, 52 युद्धों का विजेता, हिंदू बादशाह राव मालदेव। शासक आ रहे हैं राव मालदेव। लो सा राव मालदेव અને राव मालदेव को डनिया राव मालदेव। इसका जो शासक जो कार्यकाल है वो पूछा जा सकता है। इसका जो कार्यकाल है 1532 से 62 तक। मालदेव बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों। राव गंगा सुजा
इतना इंपोर्टेंट को नहीं, तो इंपोर्टेंट वो है, वो ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसके बारे में सारी बातें पढ़ लिया। पहले तो बात करूं कि इको राज्याभिषेक कटी हो, इको राज्याभिषेक। इको जो राज्याभिषेक यो है वो यो है शोधत, और शोधत तो पड़े दोस्तों पाली में। आपने मालदेव को तो राज्याभिषेक है वो है रियो है आपने शोधत पाली में, और 1532 में यो। ओके दोस्तों, इंपोर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है। अब जब मालदेव शासक बन गए हैं तो इनके कुछ उपनाम हैं, मैं पहले उपनाम का जिक्र करूंगा। उपनाम तो एक उपनाम है कि 52 युद्धों का विजेता, 52 युद्धों का विजेता। 52 युद्धों का विजेता कौन है रे? वो कौन है? मालदेव है। और एक और है हशमत वाला राजा, हशमत वाला राजा। हशमत वाला राजा पे किन्ने कहवे रे? राव मालदेव ने कहवे। एक इन कहवे हिंदू बादशाह। हिंदू बादशाह की उपाधि भी किन दियोड़ी रे? राव मालदेव ने। ये तो इका उपनाम हा जगह मैं थाने बता दिया। ठीक है दोस्तों, आप बात पूछे है मालदेव के बारे में। अब मैं बता रही हूं थाने राव मालदेव का इंपोर्टेंट युद्ध। मालदेव वो खतरनाक शासक है, इसे भारत का वीर पुरुष भी कहते हैं। मालदेव के युद्ध इंपोर्टेंट तो दो ही है, पोहबा और साहिबा का युद्ध और गिरिसुमेल का। लेकिन मैं आपको सारे बता रहा हूं कि सबसे पहले इसने युद्ध किया था 1533 में, और ऐसे छोटे मोटे 52 युद्ध हुए हैं, उनके बारे में जिक्र नहीं कर रहा हूं। युद्ध यो नागौर, यानी कि नागौर ने पराजित किया। नागौर को पराजित कद करियो रे? 1533 में। सवाल कहीं आवे लो कि राव मालदेव ने नागौर पर विजय कब प्राप्त की? तो 1533 में। या ये भी दे सके कि 1533 में मालदेव ने कौन सा जो जिला है या युद्ध जीता? तो नागौर का युद्ध जीता। ओके, अब जो दूसरो आवे है वो है आपने 1536 को, और 1536 के महीने वो मेड़ता जीत्यो है, यानी कि मेड़ता पर विजय किसने प्राप्त की है? मालदेव ने। और मेड़ता शासक था वीरमदेव। फिर एक युद्ध और लड़ी, हाल युद्ध नरा लड़ी, एक और लड़ी 1538 में। 1538 के महीने सिवाना पर विजय। सिवाना कट पड़े कमेंट करो दे। सिवाना पर विजय, सिवाना पड़े दोस्तों बाड़मेर। ठीक है, और चौथो पड़े आपने एक युद्ध और लड़े 1539 में। 1539 के महीने, और अबकाल जो विजय पावेलो वो पावेलो जालोर पर विजय। अब सर मैं बता तो दिया कि बाद एक सवाल की यहाँ मेन चीज है अपन कंपटीशन का क्वेश्चन मतलब है तो पूछ ले। नागौर पर विजय कब प्राप्त की? 1533 में। मेड़ता पर विजय कब प्राप्त की? 1536 में। सिवाना पर 1538 में, और जालोर पर 1539 में। और द्वारा सेट कर लियो क्योंकि अपन एग्जाम क्लियर कर लो है। अपन इतिहास मतलब को नहीं, अपन लागना नौकरी, और नौकरी वास्ते पढ़नो पड़े। अब इसका जो दो इंपोर्टेंट युद्ध हैं
वो मैं आपको थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। ये तो इतने इनकी डेट पूछते जाता है, वैसे ये पूछे नहीं जाते, आज तक एग्जाम में नहीं पूछे। अब जो युद्ध आ रहा है वो आ रहा है पोहेबा या साहबे का। अब युद्ध बनेगा अपने 1542 में पोहेबा या साहेबा युद्ध। वो इंपॉर्टेंट है मालदीव। मालदीव वो युद्ध इंपॉर्टेंट है। 1542 में पोहेबा या साहेबे का युद्ध जोड़ो है। और इस युद्ध के मायने वो युद्ध हो मालदीव वर्सेज राव जैतसी। अब वो जैतसी का नाम है बीकानेर को शासक है राव जैतसी। इन दोनों के बीच एक युद्ध हुआ है और उस युद्ध को कहते हैं पोहेबा या साहबे का युद्ध। ठीक है, इस युद्ध के अंदर राव जैतसी मारा गया, वो मारा गया। राव जैतसी युद्ध के अंदर मारा गया। और जो बीकानेर है, बीकानेर अपने सेनापति कुंपा को सौंप दिया, कुंपा को सौंप दिया। कहीं सौंपियो रे, वो बीकानेर है देखो राव कुंपा ने दे दियो। और जैसी है वो मारियो गयो। कहा जाता है कि जैतसी का पुत्र कल्याणमल है, कल्याणमल वो शेरशाह सूरी के पास गया। शेरशाह सूरी की शरण में चला गया, कल्याणमल जो अब आगो शासक बनी आपने, वो शेरशाह सूरी की शरण में गयो परो है और बोलियो कि महाराज मने बीकानेर पाचो चावे तो क्यों मिल जैसी मुना, बीकानेर की बात है मिल जैसी। तो युद्ध कौन हारियो, राव जैसी युद्ध में मारियो गयो। मालदेव युद्ध में विजय हुआ है। और जो बीकानेर का दुर्ग है उसको किसको दे दिया, राव सेनापति राव कुंपा को दे दिया। अब जो शासक आ रहा है, शासक यही है, जो युद्ध आ रहा है वो युद्ध आ रहा है गिरी सुमेल का। आगलो जो युद्ध आ रही है वो आ रही है गिरी सुमेल को। वो थोड़ो युद्ध क्यों बतो इंपोर्टेंट है, तो वो इंपोर्टेंट है तो वो इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब युद्ध आ गए तो 1544 में इंपोर्टेंट है। 1544 के अंदर दोस्तों युद्ध हो रहा है और वो हो रहा है गिरी और सुमेर। अब वो ये क्यों है रियो पोहेबा साहेबा गिरी सुमेर, तो एक गांव का नाम है। गांव का नाम क्यों है, एक गांव में तो सेना रुकी मालदेव की और एक गांव में सेना रुकी शेरशाह सूरी की। ई वास्ते इनके पोहेबा और साहेबा या गिरी या सुमेर। पोहेबा साहेबा तो उसका था राव जैसी का, ये है राव शेरशाह सूरी का और राव मालदेव का। तो चला आप बताओ ओ युद्ध यो मालदेव बैटल ऑफ गिरी सुमेर। मालदेव वर्सेज शेरशाह सूरी। जो युद्ध यो है दोस्तों वो मालदेव वर्सेज शेरशाह सूरी के बीच में यो है। और युद्ध में और मालदेव की तरफ दोस्तों लड़वाड़ा कौन है, मालदेव का सेनापति लड़ेला एक तो है जेता और कुंपा। क्योंकि युद्ध होने से पहले ही मालदेव
युद्ध से बाहर आ गए, जोधपुर आ गए और जोधपुर से कहां चले गए, सिवाना। युद्ध किसने लड़ा है, जेता और कुंपा ने लड़ा है। इधर लड़ने वाला शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी के साथ कल्याणमल है, वीरमदेव बेड़ता के हैं और ये थे उनके पास, और खवास का उनका सेनापति है ये थे। तो जेता और कुंपा ने युद्ध लड़ा है और युद्ध के मायने शेरशाह सूरी की इनकी स्थिति कर दी कि शेरशाह सूरी ने ओकेबा पर मजबूर कर दिया, यानी कि शेरशाह सूरी हार तो जीत्यो है और जीत्या बाद में कथन कियो कि मुट्ठी भर बाजरे के कारण हिंदुस्तान की बादशाह को बेटा। क्या कहा है, तो दोबारा बोल रहा हूं कि मुट्ठी भर बाजरे के कारण हिंदुस्तान की बादशाह को बेटा हूं, को बेटता। ये किसने कहा है, शेरशाह सूरी ने कहा है। और जो युद्ध लड़ने वाले थे जेता और कुंभा, इनको कहते हैं मामा भांजा। क्या कहते हैं, मामा भांजा। ठीक है, इनकी छतरी भी बनी हुई है मेहरानगढ़ के अंदर। तो कहा का युद्ध किसने जीता है, युद्ध जीता है अपने युद्ध के अंदर जो विजय हो रहे हैं, विजय हो रहे हैं शेरशाह खुद, शेरशाह सूरी तो हो रही हो विजय, और हार है मालदेव की, मालदेव जोधपुर की हो, जोधपुर सिवाना के ऊपर है। ठीक है, युद्ध लड़ा था जेता और कुंपा ने। तो शेरशाह सूरी युद्ध हारता हारता जीत गया, हारता जीत गया और कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के कारण, मुट्ठी भर बाजरे के कारण, मुट्ठी भर बाजरे के कारण हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। ये किसने कहा है, ये कथन कहा है शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन क्या आएगा कि मुट्ठी भर बाजरे के कारण हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता, ये कथन किसका है, शेरशाह सूरी में है। किस युद्ध में कहा, 1544 के अंदर गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, उसमें कहा है। और जो युद्ध लड़ने वाले थे वो जेता और कुंपा वर्सेस शेरशाह सूरी था। अब जब युद्ध हो गया है तो जोधपुर को विजय प्राप्त कर लिया है शेरशाह सूरी ने। उस जोधपुर किसको देगा, जो जोधपुर है वो दे देगा खवास खां को दे देगा जोधपुर, और बीकानेर दे देगा अपने कल्याणमल को, बीकानेर दे देगा। और जो मेड़ता वो दे देगा अपने वीरमदेव को दे देगा मेड़ता, कल्याणमल को दे देगा बीकानेर और खवासका को सौंप दिया जोधपुर गिरी सम्मेल का युद्ध। ठीक है, ये था युद्ध। मैं एक बार वापस समझा रहा हूं, ये युद्ध होगा था मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच। मालदेव की तरफ से लड़ने वाले जेता और कुंपा है और विजय इसके अंदर शेरशाह सूरी की हुई है। विजय तो हुई है, लेकिन ये कहने पे मजबूर कर दिया था जेता और कुंपा ने, कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के कारण हिंदुस्तान की बादशाह को बैठता, यानी कि ये सैनिक थे वो मुट्ठी भरी थे। ठीक है दोस्तों, ये युद्ध हो गया है। अब मैं बता रहा हूं रूठी रानी उमादेवी। इतिहास के मायने एक ही रानी ही देखिए रूठी ही आबार में पूरी इनकी डिटेल बताऊं। कहीं हेडिंग है अपनी कि रूठी, थोड़ा बड़ा लिखेंगे, रूठी रानी उमा।
आवाज पूरो सबू पहले आ रूठी रानी ही घटा थी। तो आही जैसलमेर जैसलमेर का शासक दोस्तों देखिए, तो जैसलमेर का शासक है वो था लूणकरण। लूणकरण की पुत्री, लूणकरण की पुत्री कुणी आ रूठी रानी उमादी। ठीक है, जो पूरा नाम है उमादी। ठीक है, और ये रूट कर कहां चली गई थी? अजमेर। रूट कर अजमेर जाकर रहने लगी। रूट कर अजमेर जाकर रहने लगी और जीवन भर अजमेर ही रही थी। जीवन भर अजमेर ही रही थी। 1562 में मालदेव की पगड़ी के साथ सती हो गई। यानी कि 1562 में मालदेव की पगड़ी के साथ सती हो गई। कौन? रूठी रानी उमादेव, और जीवन भर रूठ अजमेरी रिवी। अब एक रूठी रानी कविता है आपने लिखी। रूठी रानी ये लिखी थी दोस्तों केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट रूठी रानी कविता लिखी थी केसरी सिंह बारट ने। तो ये थी दोस्तों रूठी रानी की पूरी, कहाँ की थी? इसकी थी जैसलमेर की भाटी के शासक लूणगढ़ की पुत्री थी। इसका विवाह किसके साथ हुआ था? मालदेव के साथ हुआ था। जाकर अजमेर रूट कर बैठ गई थी। 1562 में मालदेव की पगड़ी के साथ सती हो गई। और जो रूठी रानी कविता है वो केसरी सिंह बारट ने लिखी है। अब मैं एक और ग्रंथ आ रहा है कि मालदेव का चरित्र। मालदेव का चरित्र ये एक ग्रंथ है। मालदेव चरित्र की रचना कौन करी? की रचना करी थी मुंशी देवी प्रसाद ने। इस ग्रंथ की रचना की थी मुंशी देवी प्रसाद ने। इसके अंदर युद्धों का सारा वर्णन मालदेव का मिलता है। तो ये थी दोस्तों कुछ मालदेव की महत्वपूर्ण बातें जो मैंने संपूर्ण बताई हैं आपको रूठी रानी के बारे में। गिरी सुमेल का, पोहेबा साहेबा का, इनका राज्याभिषेक, सारी की सारी डिटेल मैंने मालदेव के बारे में कंप्लीट बता दी हैं। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास अब बताना। कल अगला सेशन लेंगे हम। कमेंट जरूर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, राम राम, नमस्कार।